नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट में आने वाले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के हमारे प्रश्न को करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। बी ऑप्शन में है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। सी ऑप्शन में है, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डी ऑप्शन में है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में यह कथन सही है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। यह उसी मोडेस्टल विकास का सिद्धांत है जो विकास की दिशा का वर्णन करता है। इसका तात्पर्य है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्से से पहले विकसित होती है और बच्चे की भुजाएं हाथों से पहले तथा हाथों और पैरों का विकास उसकी अंगुलियों से पहले होता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बच्चों में भाषा विकास किस से प्रभावित होती है। ऑप्शन है दोस्तों, केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, न आनुवंशिकता से, न पर्यावरण से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। बच्चों में भाषा विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बच्चा अपने परिवार में रहकर ही अपने माता पिता की भांति भाषा बोलने का प्रयत्न करता है और इसके साथ ही साथ वह पर्यावरण में भी रहता है जिसके हिसाब से भाषाएं अनुकरण का प्रयास करता है। जिस परिवार के बच्चों का संवेगात्मक संपर्क परिवार के सदस्यों से नहीं हो पाता है, वे भाषा को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। प्रथम पूर्व चरण, आमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। नैतिकता इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का पहला चरण है। यहाँ नैतिक सोच सजा में बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो उन्हें दंडित करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा। ऑप्शन है, केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है। बी ऑप्शन में है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अंक उन्मुख होता है। और डी ऑप्शन में है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का करता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। शील कक्षा में विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले बालकों को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार से
कमज़ोर बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों, ए में है जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। बी नंबर का ऑप्शन है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। सी ऑप्शन में है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। और डी ऑप्शन में है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें, क्योंकि विभिन्न संकल्पों के मध्य संबंधों का सामंजस्य बनाने से अधिगम प्रक्रिया की सुसाध्यता दर बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न है और लीव लिग्या ये लेव वाइगोस्की होंगे। दोस्तों लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकी मॉडल की, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों व भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा था और लड़कियों से नहीं। अध्यापक यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों हो जाएगा जेंडर पक्षपात, इसमें दोस्तों हो जाएगा। यह व्यवहार जेंडर पक्षपात की क्रिया का उदाहरण है। संभवतः अध्यापक को ऐसा लगता है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और लड़कियां इसे नहीं खेल सकती, लड़कियों से अधिक रुचि नहीं रखते हैं। इस प्रकार अध्यापक जेंडर पक्षपात कर रहा है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा निकटस्थ परिवार। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुरूप है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से ऊपर। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा 7 से 11। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। 7 से 11 साल का उप समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समरूप होता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं तथा घटनाओं के बीच समानता तथा विभिन्नता सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी व्यक्ति वस्तु के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास एवं दोहराकर, केवल अनुकरण के द्वारा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके
बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जो उनकी सृजनात्मक क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है और वे नए नए तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना सुंदर कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आत्मसात्करण समावेशन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका का चकित होकर यह बोलना कि वाह कितना सुंदर कुत्ता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया आत्मसात्करण या समावेशन का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। बी ऑप्शन में है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नता में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। सी ऑप्शन में एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। और ऑप्शन में है बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अच्छी है किंतु वह किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, जबकि सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? इसमें सही जवाब दोस्तों हो जाएगा समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना चाहिए। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उन्हें उस समय संकेत और इशारे के माध्यम से समझाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। यहाँ इसमें बच्चों को अपने आप अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। एक अध्यापक जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, वह अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हों। ऐसा इसलिए कि कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके समझने और सीखने की गति बहुत अधिक हो और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके समझने और सीखने की गति बहुत धीमी होगी। तो उनके आकलन का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है।
इसमें अध्यापिका बच्चों के ज्ञानपूर्ण संरचना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।